दुई हप्ता अगाडि हामीले दक्षिण एसियाली वृत्तचित्र महोत्सवको आयोजना गऱ्यौँ। त्यति बेलामा मलाई आफ्नो विचार चाहिँ नि मैले पोख्न पाएको थिएँ अनलाइन खबरमा एउटा लेखमा र नेपाल खबरमा एउटा अन्तर्वार्ता मार्फत। निचोड मेरो बुझाइ के रह्यो भनेदेखि नेपाल खुला समाज रहिरहनुपर्छ एक, दोस्रो नेपाल खुला समाज रहिरहनुपर्छ हाम्रो आफ्नो लागि र हामी अहिलेको लागि तुलनात्मक रूपमा दक्षिण एसियाको सबैभन्दा खुला समाज छौँ, तर यहाँको अवस्था पनि बिग्रँदो छ र फाइनल पोइन्ट चाहिँ नि नेपाल खुला समाज रहिरहनुपर्छ हाम्रो लागि मात्र होइन कि पुरै दक्षिण एसियाको लागि। यो चाहिँ नि यति विचार फेस्टिभलमा पनि पोख्न पाइयो, यहाँहरू सामु पनि मैले लिएको एउटा खालको निचोड मैले बुझेको कुरा राख्न पाएँ। र यसको अर्थ के भनेदेखि हाम्रो पत्रकार नै पहरेदार हौँ र खुला समाज राख्नुको अर्थ नेपालको लागि सामाजिक उत्थान र वास्तविक आर्थिक समृद्धिको लागि बाटो अरू सबै कुरा हेरिसक्यौँ हामीले। खुला समाज भनेको मतलब फन्डामेन्टल फ्रिडम्स, मूलभूत अधिकारहरू, यी सबै कारणले दक्षिण एसियामै नेपाल अहिले भाग्यमानी छ। यो हाम्रो कारणले नभनौँ, विभिन्न ऐतिहासिक कारणले हामी भाग्यमानी छौँ, तर हाम्रो चाहिँ नि हामीले पाएको यो नासो हामीले सुरक्षित राख्नुपर्छ र सुरक्षित राख्नको लागि हामी नागरिक समाज भन्छौँ, हामी राजनीतिकर्मी भन्छौँ, बृहत नागरिक समाज भन्छौँ, तर त्यसको अग्रिम पङ्क्तिमा चाहिँ नि पत्रकारै रहेको हुनाले, पत्रकार भनेपछि मिडिया, एनालिस्ट, रिपोर्टर, सम्पादक, यसैले पनि यही कारणले पनि यति यहाँहरू सामु सुरुवातमा मैले त्यति भन्न पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ। मिडियाको 25औँ वार्षिकोत्सवको सन्दर्भमा यो भेला भएका छौँ, तर मलाई लाग्छ हिमालको सुरुवातको बारेमा अलिकति भए पनि अलिकति मैले चाहिँ चर्चा गर्नुपर्छ एउटै वाक्यमा। हिमाल जब चाहिँ नि पत्रिका भएर नेपाली मिडियामा आयो त्यति बेलामा न्युज म्यागजिन थिएन र राजेन्द्र दाहालजी र मेरो बिचमा छलफल भयो नाम के राख्ने। त्यति बेला त एउटा पनि न्युज म्यागजिन थिएन, त्यसपछि त समय, नेपाल, अन्य पत्रिकाहरू पनि आए भन्दाखेरि फारसीबाट खबर र संस्कृतबाट पत्रिका लिएर आएर राजेन्द्रजी यतै बस्नु भएको छ। उहाँ पनि हिमालको लागि एउटा ऐतिहासिक व्यक्तित्व नै हुनुहुन्छ, जबकि उहाँ एकदम करेन्ट पनि हुनुहुन्छ। यसरी हामीले हिमाल खबर पत्रिका भनेर हामी अगाडि आयौँ। कोभिडको कारण केही बन्द पनि भयो, त्यसपछि हामीले सुरुवात गरेका छौँ। त 25th एनिभर्सरी भनेपछि सुरुवाती दिन चाहिँ नि त्यही खबर पत्रिकाको थालनीबाट नै थियो। अब हिंदी में आप मेरे लफ्ज़ परिणत करके आपको मैं ये कहूँगा, रवि जी मेरा हिंदी थोड़ा सा कमज़ोर है ही, और इसीलिए आप भी और ऑनलाइन में और यूट्यूब द्वारा जो श्रोता लोग सुन रहे हैं माफ़ करना, क्योंकि मेरा पहले भाषा हिंदी नहीं है। और इतना शुरुआती में आपसे क्षमा मांगकर कार्यक्रम अगाडि ले जाता हूँ। रवि जी से मेरा पहला प्रश्न और पहला तो कमेंट और उसके बाद आपका इसमें आपका रिएक्शन में अपेक्षा करता हूँ। हम लोग के लिए, दशकों के लिए और नेपाल के लिए, नेपाल के आधुनिक युग के पूरी जैसे समय इंडिया के लोकतंत्र, इंडिया के फ्रीडम्स, इंडिया के पत्रकारिता हमारे लिए एक एग्जाम्पलर, उदाहरणीय, अनुकरणीय थे। लेकिन आज ही सुबह आपका प्रस्तुति से पता लगा, और इससे आगे भी कुछ सोच तो था ही, कि इंडिया अब एग्जाम्पलर नहीं रहे। और ये सिर्फ भारत के और भारत के जनता के लिए समस्या नहीं है, पूरी दक्षिण एशिया के लिए, शायद पूरी विश्व के लिए एक चिंता के विषय है। इसीलिए आपने जब आप बयान सुबह का प्रस्तुति भी किया, इस बारे में चिंता किया होगा कि भारत अपने लिए तो समस्या है अब ग्रस्त हो गए हैं, लेकिन बाकी विश्व के लिए भी भारत जो एग्जाम्पल थी वो हो नहीं पाए। आपके इसमें रिएक्शन? एक उदाहरण देना चाहता हूँ आपकी बात के जवाब में
कि अभी हाल में उत्तर प्रदेश के चुनाव संपन्न हुए। बड़ा प्रदेश है, दुनिया के कई देशों के बराबर और उससे भी बड़ा देश जितना उत्तर प्रदेश है। और वहाँ के दो बड़े अखबारों को मैं रोज़ स्क्रीन कर रहा था कि इसमें ख़बरें किस तरह की हैं। तो अगर आप स्टडी करेंगे हार्ड कॉपी की तो उसमें आपको एक फ़र्क दिखेगा कि अपोजिशन का कवरेज नहीं करना है, अपोजिशन है ही नहीं। तो ये बताता है कि वो जो मीडिया है जो अपने आप को चौथा प्रहरी कहता है, वो दरअसल स्टेट में बदल गया है और वो स्टेट का पार्ट हो गया है, फर्स्ट स्टेट हो गया है। केवल रूलिंग पार्टी की हेडलाइन हुआ करती थी, रूलिंग पार्टी की खबरों को बोल्ड फॉन्ट में छापा जाता था और अपोजिशन की खबरों को कहीं किनारे पतली पतली हेडलाइन लगाकर छापा जाता था। एक अखबार प्रियंका गांधी का कवरेज करता था, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है कि प्रियंका गांधी का कवरेज कैसे हो रहा है। तो उनके रोड शो का इस तरह से होता था कि जनता खूब देखने आई मगर मुस्कुराती ही रही प्रियंका गांधी। तो जिससे आपको लगे कि प्रियंका गांधी को भी जगह मिली है, लेकिन दरअसल प्रियंका गांधी चुनाव में क्या कह रही हैं उसको उतनी जगह नहीं मिली है। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं उसको उतनी जगह नहीं मिली है। लेकिन बीजेपी के 6 से 7 मंत्री, 6 से 7 रैलियों का बड़ा बड़ा कवरेज है। तो ये एक तरह से बेईमानी है अपने जनता के साथ, अपने पाठकों के साथ। अगर आप ये करेंगे तो फिर कैसे कह सकते हैं कि आप आदर्श के लिए उस तरफ देखिए या फिर उससे सीखने की ज़रूरत है। उनको खुद भी अपना अखबार, अब तो चुनाव ख़त्म हो गया है, जीत गए हैं और देखना चाहिए कि क्या उन्हें इस कीमत पर जीत चाहिए। अगर जो लोकतंत्र में विश्वास करता होगा वो उसे ये बात बुरी लगनी चाहिए कि किसी को गायब करके, किसी को डिस्प्लेस करके, मैदान से ही हटा के, डिस्कोर्स से ही उसको बाहर करके हमने चुनाव लड़ा है। तो ये एक छोटा उदाहरण दे रहा हूँ। वो चैनल जितने हैं और हिंदी के जो अखबार हैं, हर दिन किसी ना किसी पैमाने पे एक्सक्लूजन का अभियान, कैंपेन चलता रहता है और वो डेली किसी ना किसी इश्यूज को वो एक्सक्लूड करते चले जा रहे हैं। तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम अब प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह के इतना बड़ा देश जिसने तमाम तरह के तूफानों का सामना किया है और हर बार उन तूफानों से निकलकर कुछ बेहतर किया, कुछ नया खड़ा होकर दिखाया है, उस देश में ऐसी क्या कमजोरी आ गई है कि वहां के पावर को, गवर्नमेंट को चलने के लिए इस तरह के अखबारों और जर्नलिज्म की जरूरत है या उसकी जरूरत पड़ गई है। तो बात इसलिए कह रहा हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है इस पूरे इलाके की जनता के लिए, पूरे दक्षिण एशिया और आप जो भारतीय उपमहाद्वीप के जितने सारे पड़ोसी देश हैं उन सब के लिए, कि इस ऑटोनॉमी को हम बचा कर रखें और इसको पहचाने कि क्राइसिस क्या है, क्यों है, किस वजह से है, क्या वो पैटर्न आपके यहां भी दिख रहा है। और अगर अभी आपने मैनेज नहीं किया तो आगे आपका भी हाल बहुत बुरा होने वाला है। आप सोच नहीं सकते हैं, चारों तरफ से रास्ते बंद कर दिए जाएंगे और फिर आप रिपोर्ट कभी नहीं कर पाएंगे। एक ऐसा समाज जो जानना ही ना चाहता हो, जिसके पीछे सूचना ना पहुंचाए, उस समाज में तो हम भी रहते हैं ना, तो हमारी भी जान को खतरा है उसी समाज से। तो सरकार का सिपाही बन के बहुत ज़्यादा दिनों तक तो नहीं रह सकते हैं। तो इसलिए इसको भारत के लोगों को भी थोड़ा भावुकता के साथ नहीं, तार्किकता के साथ सोचना चाहिए। अगर वो इस फैसले पे पहुंचते हैं कि गोदी मीडिया ही श्रेष्ठ है तो माला बना के पहन लीजिए, कोई रोक तो सकता नहीं है। मैं तो खुद ही बाहर दुनिया में प्रचार कर रहा हूँ गोदी मीडिया का कि आप बाहर से आइए और गोदी मीडिया देखिए। इससे एक टीवी टूरिज्म जो एक नया कॉन्सेप्ट मैंने दिया है, जिसका कोई मतलब नहीं है। आजकल हमारे बहुत सारे जो नेता हैं वो इसी तरह के टर्म क्वाइन कर देते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता है, पर सुनने में कुछ नया लगता है। तो टीवी टूरिज्म के लिए आप इंडिया आइए और वहाँ के चैनलों को देखिए, माला लगा के पहन लीजिए। मेरी अगर बातें गलत हैं तो आप कहिए कि ये बड़ा, यही सबसे शानदार पत्रकारिता है।
मेरे काम में कमी हो सकती है, लेकिन उस काम में ऐसी क्या खूबी है कि उसको कोई गले में डाल के माला पहन के घूमेगा? ये कोई मुझे बता दे, और मुझे बताने की जरूरत नहीं, अगर वो कन्विंस है तो माला पहन के घूमता रहे। आपने गोदी मीडिया के बात शुभे भी कहा, और दिन भर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चर्चा में भी रहा गोदी मीडिया के विषय इस हॉल में। ये आपका गोदी मीडिया का जो उदाहरण है ना, वो देखकर आपने पूरा मीडिया को सचेत बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं, हम जानते हैं। सिर्फ भारत में नहीं, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, नेपाल में एक आप डेंजर सिग्नल दे रहे हैं। इतना ही अफसोस है कि डेंजर कहाँ से आ रहे हैं, डेंजर सिग्नल कहाँ से आ रहे हैं? तो भारतवर्ष जैसा 1.4 बिलियन पॉपुलेशन, जहाँ कुछ हो गए तो बर्बादी का वॉल्यूम और ज़्यादा होता है, और देश से भी ज़्यादा। और आप नेपाल आए हैं, दूसरे देश आए हैं, आपने ये सोचा होगा कि मैं दूसरी देश में जाकर मेरे देश को, मीडिया को क्रिटिक कर रहा हूँ, उसके वजह से क्या रिएक्शन आपको आएगा। लेकिन आपने निर्धक्क बोला, आप शब्द निर्धक्क हिंदी में है नहीं, लेकिन आपने बिना संकोच आपने कह दिया जो आपके मन में था। मैंने सोचा कि आपने कुछ मन में मत नहीं रखकर जो बोलना था बोल दिया। लेकिन आपको कुछ सोच, आप जब हवाई जहाज में कल आए इधर, सोचा था कितना बोलना है कितना नहीं बोलना है, क्योंकि मैं दूसरे देश में जाके मेरे देश के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं तो मीडिया के बारे में बात कर रहा था, भारत के बारे में तो मैंने बात ही नहीं की। नहीं, मीडिया देश नहीं है, वो देश का एक हिस्सा है। तो उस मीडिया को इस कन्फ्यूजन में, मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि गोदी मीडिया इंडिया है। वो कोशिश ज़रूर करता है, जब वो देशभक्ति की बात करता है, धर्म भक्ति की बात करता है, तरह तरह की स्वामी भक्ति की बात करता है, लेकिन वो देश नहीं है। और देश के भीतर भी, किसी भी देश के भीतर मीडिया का यही काम है कि वो लगातार अपने देश को क्वेश्चन करते रहे, अपने समस्याओं को क्वेश्चन करते रहे। तो वो बाहर हो या भीतर हो, अब वो बाउंड्रीज तो है नहीं। मेरे ख्याल से आप लोग गूगल सर्च करके यूट्यूब पे जान तो लेते ही होंगे कि वहाँ की मीडिया में क्या चल रहा है। तो मैंने तो कोई पहली बार बात बताई नहीं, वो आप जानते ही हैं। लेकिन हाँ, वो लोग ट्रोल करते रहते हैं, और मैं जब नींद में होता हूँ, उठता हूँ, तब भी कोई मीम चलने लगता है कि मैं इस पर चुप हूँ, उस घटना के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन मेरे से ज़्यादा हमला महिला पत्रकारों पर होता है, और उस हमले में उन महिला पत्रकारों के साथ जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, अगर आप उस पर गर्व कर सकते हैं कीजिए, तो फिर सामने आके कहिए कि हमें इस तरह की भाषा जो लिखी जा रही है उस पर गर्व है। कहिए, आप हार बना के पहन लीजिए, मैं कहाँ रोक रहा हूं। तो जो ट्रोलिंग का जो एक एनवायरनमेंट बनाया गया, एक एजेंसी बनाया गया है, वो सिर्फ हम जैसे लोगों को डराने के लिए नहीं है, वो सिटीजन को डराने के लिए है। और उसका प्रेजेंस जो है वो हाउसिंग सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में है, कि वहां पे भी 10 लोग गार्ड करते हैं कि आप कोई किसी तरह की ओपिनियन ना दें। फिर स्कूल के पुराने बैचमेट्स के व्हाट्सएप ग्रुप में भी है। और एक बोगस डिस्टिंक्शन बनाया जा रहा है कि दो तरह की मीडिया है, लेफ्ट और राइट। ऐसा कुछ नहीं है। जो राइट है उसे भी नहीं पता है कि वो किस तरह का राइट विंग मीडिया है और किसके लिए काम कर रहा है। लेफ्ट और राइट की आइडियोलॉजी में कोई लड़ाई नहीं हो रही है। आप जिस तरह से इतिहास को टेलीविजन के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए बदल रहे हैं, एक तरफा बदल रहे हैं, और ये कोई वर्सेस की लड़ाई नहीं है। सारा फंड, आप जो इलेक्टोरल फंड है, आप उसका डेटा देखिए, आप गूगल सर्च से जान सकते हैं, वो एक ही पार्टी के पास जा रहा है। सारी मीडिया का कवरेज एक ही पार्टी के पास जा रहा है। तो वो कोई राइट वर्सेस लेफ्ट का नहीं है,
उसको आप लेफ्ट के किसी मीडिया हाउस का जो क्रिटिक कर रहा है वो लेफ्ट नहीं है, उसको पता नहीं है कि वो लेफ्ट है या नहीं है, क्योंकि लेफ्ट के हिसाब से इकोनॉमिक पॉलिसीज को देखना, समझना, उसको बोलना इतनी कैपेसिटी है भी नहीं, और इस तरह की कैपेसिटी रखने वाले जर्नलिस्ट ही नहीं है। तो वो व्हाट्सएप ग्रुप में कि नहीं वो दो तरह का है, उसको लेजिटिमाइज करने के लिए एक जो भी ऑल्टरनेटिव है उसको लेफ्ट के खाते में डाला जाता है कि जैसे लेफ्ट अगर राइट है, लेफ्ट का अगर मीडिया होना राइट है तो राइट का भी मीडिया होना राइट है। दरअसल वो राइट है उस कॉरपोरेट का जो अपनी पॉलिसीज के जरिए अपने रिसोर्सेज, गवर्नमेंट के रिसोर्सेज को ज्यादा अप्रोप्रिएट कर रहा है, बिजनेस को ज्यादा अप्रोप्रिएट कर रहा है, जो पैसे कम दे रहा है लोगों के बीच में, जिसकी वजह से समाज में ज्यादा इनइक्वालिटी बढ़ती चली जा रही है। प्रॉफिट आप कमाइए, कोई नहीं कह रहा कि आप नहीं कराइए, कोई नहीं कह रहा है कि आप इंडस्ट्री के विरोधी हैं, लेकिन कुछ तो है उसी कैपिटलिज्म में। एंटी ट्रस्ट लॉ है कि नहीं है अमेरिका में? वो क्या है कि एक ही कंपनी का मोनोपोली सारी चीजों पे नहीं हो, मार्केट में कंपटीशन बना रहे, तो वो तो कैपिटलिस्ट देश है, वहां पर ये कानून क्यों बना हुआ है? तो हम उस चीज को लेके लेफ्ट या राइट के पर्सपेक्टिव में बहस नहीं कर रहे हैं। यहां एक रिलीजियस फैनेटिज्म क्रिएट किया जा रहा है, धार्मिक कट्टरता कि उसके नाम पे, और उसमें इतना जहर और मिस इंफॉर्मेशन भर दिया जाए कि अब वो जिसको मैं रोबो रिपब्लिक कहता हूं अपनी किताब में, वो खुद ही रिएक्ट कर जाएगी। जिस तरह से जो पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं अलग अलग जगहों पे, जो ट्रोलिंग का जो ये दिमाग पे बहुत असर पड़ता है और बहुत लोग बीमार हुए हैं, क्योंकि आप सोसाइटी, दोस्तों के ग्रुप, रिश्तेदारों के ग्रुप, एनआरआई अंकिलों के ग्रुप में जाकर देखिए, वो खुद वहां रहते हैं और जहां जिन देशों में रहते हैं वहां की बेस्ट पुलिस, वहां के बेस्ट जुडिशरी के प्रोसेस का लाभ उठा के एक अनजान देश में उन्होंने तरक्की की। और उन्होंने तरक्की इसलिए भी की कि ये सारी व्यवस्थाएं वहां पर थी, तो उन्हें बहुत तकलीफ हुई होगी, बहुत ठंड प्रदेशों में जाके दिन रात बहुत मेहनत की होगी एनआरआईज ने, उन्हें कुछ भी फ्री में नहीं मिला होगा। लेकिन जब आप देख रहे हैं कि उस सिस्टम से आप इतनी तरक्की कर सकते हैं, तो भारत में भी सभी के लिए वैसा सिस्टम क्यों नहीं चाहते हैं आप? ऐसा क्यों हो रहा है कि एक पार्टी के कार्यकर्ताओं पे, पूरी टीम पे जिले जिले में एफआईआर कर दी जा रही है? तो कहां से ऑपोजिशन? आप उसको अदालत में डाल दीजिए, इतना एफआईआर, इतना अरेस्ट, इस तरह से की चीजें होती जाएंगी, तो डेमोक्रेसी तो किसी तौर पे नहीं रहेगा। तो ट्रोल जो है वो हम ही लोग नहीं हो रहे हैं, हर कोई एक दूसरे को से ट्रोल हो रहा है। जो व्हाट्सएप ग्रुप में है एक दो लोग, हम तो जर्नलिस्ट हैं, अपनी बात कह लेते हैं या आप हमारा दर्द सुन के समझ लेते हैं, लेकिन जो व्हाट्सएप ग्रुप में हाउसिंग सोसाइटी में कुछ लोग हैं जिनको अपना ओपिनियन रखना, उनकी हालत तो और भी खराब होती है। वो डर के मारे 90% बात कहते ही नहीं है। तो इससे पहले कि ये सारा ऑर्गेनाइज्ड, रेजिमेंटेड तरीका आपके देश में भी आ जाए, आपकी सोसाइटी में भी आ जाए, अलर्ट रहना चाहिए। भारत में काश ऐसा नहीं होता, क्योंकि भारत अगर प्रोग्रेस करेगा और पीसफुल सोसाइटी, डेमोक्रेटिक सोसाइटी रहेगा, तो उसका बड़ा मोरल प्रेशर आसपास के मुल्कों पर भी पड़ता है, उसकी तरक्की पर भी पड़ता है। और हम सब के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है कि हम भी तरक्की करें और हमारे साथ साथ हमारे जो मित्र देश हैं, जो पड़ोसी हैं, वो भी तरक्की करें, ताकि हमारा आना जाना, हम एक दूसरे की समस्याओं से लड़ने में, एक दूसरे की समस्याओं को मिटाने में, हल करने में, हेल्प करने में, मदद करने में हम सक्षम भी रहें। आपकी कुछ क्वालिटी हम लें, हमारी कुछ क्वालिटी असिस्टेंस आप लीजिए, जिससे हम कुछ एक बेहतर समाज की रचना कर सकें। ये पूरा इलाका ही गरीबी और अशिक्षा से गुजर रहा है, और उसमें मीडिया जो है वो अशिक्षा का सबसे बड़ा प्रतीक बन जाए, ये डरावना है। इससे डरना चाहिए, किसी भी देश को डरना चाहिए। ये देश की बदनामी का सवाल नहीं है। मुझे वो वैसे ही ट्रोल करेंगे, सब करते हैं, और मेरे दिमाग में वो बात आती भी रहती है कि मैं क्या बोल रहा हूं, नहीं बोल रहा हूं, तो इसलिए वो एक जवाबदेही थोड़ी ज्यादा हो जाती है कि कैसे क्या किया जाए, कौन सी बात किस तरह से कहें कि ऊर्जा उस पर ना खत्म हो कि हमने वो वहां पर जाकर ये कहा, वो कहा। तो बात को समझना बहुत जरूरी है, बात को पहुंचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम
और नेपाल अलग अलग देश, वो सीमाओं से हैं लेकिन हवाओं से तो नहीं है ना। हिमालय से नदियां उतरकर हमारे घरों में आती हैं, हिमालय से हवाएं हमारे घरों में आती हैं, हमारे शरीर को, हमारी हड्डियों को छू कर जाती हैं। तो हम अलग तो नहीं हैं, वो इलाका ही हमारा एक है। तो इसलिए एक दूसरे से क्या छिपाना। माउंट एवरेस्ट वाले को नजर आ जाता होगा नीचे क्या है। ये ऐसा है कि ट्रोलिंग की बात मैंने करना ही था। उससे आगे आपने एक बीच में आपने एक बात किया, महिलाओं के पुरुष को से भी ज़्यादा परेशानी सामना करना है। इसके बारे में थोड़ा बात करें, क्योंकि पुरुष लोग कुछ टिप्पणी करते हैं तो उसको सिर्फ पुरुष होकर चैलेंज नहीं होता है, लेकिन महिला लोग के 2-3 तह और कष्ट हो जाता है, क्योंकि पहला तो उन लोगों को महिलापन को भी चैलेंज करके ट्रोलिंग शुरू होती है। इसीलिए आपने जो कहा उसको थोड़ा एक्सपेंड कीजिएगा। आपने कहा कि महिलाओं के तो और भी ज़्यादा परेशानी होती है, कैसे और क्यों, बताइए। वैसे तो इसका बेहतर जवाब महिला पत्रकार ही देती, लेकिन एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि आप किसी मेल पत्रकार को दलाल कह दीजिए और किसी फीमेल पत्रकार को दलाल कह दीजिए, दोनों के मीनिंग में बहुत अंतर है। दोनों के दलाल कहे जाने को समाज बिल्कुल अलग तरीके से देखता है। एक पुरुष पत्रकार को दलाल कहा गया है तो उसको समाज बहुत लिमिटेड अर्थ में देखेगा, और एक महिला को जब दलाल कहा गया है उसको समाज अनलिमिटेड अर्थ में देखता है। और वो बड़ा भयानक है, क्योंकि फिर उसको अपने घर, दफ्तर, दायरा, वो ऐसे ही इन सब ये सारी चीज़ें नहीं हैं, तो वो ऐसे ही बहुत तरह के इम्तहानों से, सीन, अनसीन, सेड, अनसेड इम्तहानों से वो गुजर रही होती है। लेकिन जब आप हज़ारों की संख्या में ट्रोल करना शुरू कर दें आईटी सेल के ज़रिए में, तो उनके दिलो दिमाग पर जो असर है वो हम लोगों से कई गुना बहुत ज़्यादा है। मतलब वो जिन मोहल्लों में रहती हैं, जिन मोहल्लों से रास्ते तय करके दफ्तर में आती हैं, उनका जो थ्रेट परसेप्शन है, लगातार देखा जाना, लगातार वॉच किया जाना उस एक निगाह से, और वो निगाह स्टेट की निगाह बन जाए, तो वो कितना लीथल हो सकता है हम अंदाज़ा नहीं कर सकते। उसके लिए आपको महिला होना पड़ेगा और महिलाओं से ही सुनना पड़ेगा कि क्या होता है। उनके बच्चे हैं, उनके हस्बैंड हैं, और यही नहीं, सिर्फ महिला जर्नलिस्ट नहीं, जो भी महिला इस तरह की पत्रकारिता की सपोर्ट में है, घरों में है, वो भी सेम प्रोसेस से गुजर रही हैं। मुझे कोई मैसेज आया, उन्होंने मुझे लिखा कि आप बहुत दिनों से दिख नहीं रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो छुट्टी पे था, मैं आ गया हूँ, मैं दिख कैसे नहीं रहा हूँ, तो आ ही रहा हूँ, तो 15 दिन हो गए मेरी तो छुट्टी ख़त्म हुई। तो उन्होंने कहा वो अच्छा, फिर लगता है कि मैं मिस कर गई। दरअसल मेरा हेडफोन ख़राब था। मेरे हेडफोन ख़राब होने का, मुझे नहीं देखने का, मुझे ताल्लुक़ समझ में नहीं आया। मैंने पूछा उनसे, तो उन्होंने कहा कि असल में 9 बजे रात को जब मैं प्राइम टाइम लगाती हूँ, तो मेरे इन लॉज और मेरे हस्बैंड, एक पूरे घर में लड़ाई जैसी स्थिति हो जाती है कि तुम इस आदमी का टीवी प्रोग्राम कैसे देख सकती हो, और पूरा अनप्लेजेंट हो जाता है इवनिंग, क्योंकि हस्बैंड दफ्तर से आया होता है थक के, तो वो नहीं चाहती है कि उसका टेंशन और बढ़ जाए। और जो इन लॉज हैं वो पहरेदारी कर रहे हैं कि जो बहू है वो रवीश कुमार को देख लेगी तो बदल जाएगी शायद। तो वो अपने फ़ोन पे हेडफोन लगा के मेरा प्रोग्राम देखा करती थी। चूँकि हेडफोन टूट गया था और अभी आया नहीं था, तो इसलिए उन्होंने मेरा प्रोग्राम नहीं देखा। तो मैंने पूछा इतना मुश्किल है? तो उन्होंने कहा हाँ, कुछ तो वॉल्यूम रखेंगे, और आप तो वैसे भी चिल्ला रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, तो कुछ तो वॉल्यूम सुनना है, देखना है, तो घर में सुनना। अब बगल के कमरे में कोई इन-लॉज हैं, तो इस तरह से लोग गार्ड करता है कि मेरा प्रोग्राम ना देखे। तो सोचिए कि वो एक अंग्रेज़ी में ये सारी बातचीत चल रही है, तो वो बहुत अच्छी जगह से पढ़ी हुई हैं, उनके पास एक दूसरा एम्पावर करने वाली एक भाषा है, उसके बाद भी उनकी क्या हालत है कि वो मेरा प्रोग्राम इतनी आसानी से नहीं देख सकती हैं।
तो वो भी उसी तरह का के थ्रेट से गुजर रही हैं जिस तरह के थ्रेट से आरफा खानम या फिर साइमा गुजर रही हैं या कोई और गुजर रहा है। और जो दर्शक है, मतलब उन दोनों की पीड़ा, मतलब ये जो एक सोसाइटी बनाई गई है, गेटो बनाया गया है, ये भी पूरे एक रेजिमेंटेड फोर्स है जो खड़ा होकर गार्ड कर रहा है कि किसको क्या नहीं देखने देना है। तो बहुत टफ है महिला होके मेरा दर्शक होना, और बहुत टफ है मेरे जैसे काम करने वाली और भी महिला, बहुत बहादुर महिला पत्रकार, नेहा दीक्षित हों या फिर आरफा हों या फिर साइमा हों। तो ये सारे लोग जो पब्लिक स्पेस में बोल रहे हैं उनके लिए भी उतना ही मुश्किल है, इतना टफ है। मतलब ऐसा नहीं कि आप रीडर हो गए तो आपने अखबार खरीदा और उठा के पढ़ लिया, इतना आसान नहीं है कि आपके घर में टीवी है, केबल है, तो आपने लगा दिया प्राइम टाइम में, धड़ 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 मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं। तो जो आपके फादर इन लॉ हैं या आपके पिता हैं, उनका ओपिनियन लास्ट में जाके फाइनल होता है कि हम प्राइम टाइम नहीं चलने देंगे। और इसी एक केस में जब एक लड़की ने प्रोटेस्ट किया कि मेरी मां जब देखना चाहती है वो दोपहर में 2 बजे क्यों देखती है, वो क्यों नहीं 9 बजे देख सकती है, तो वो बहस इतनी बढ़ गई कि पिता ने उस लड़की को चांटा मार दिया कि हमारे घर में रवीश कुमार का प्रोग्राम नहीं चलेगा। लेकिन लड़की ने लड़ाई की और मां के साथ उसने 2 बजे के बजाय 9 बजे रात को ही अपने घर में प्राइम टाइम देखना शुरू किया। तो प्राइम टाइम देखना भी कितना मुश्किल काम है, मतलब वो अर्न करना पड़ा मां बेटी को एक साथ मिलके, अपने पति और पिता से लड़ के रात को प्राइम टाइम देखना। तो ऐसे दर्शकों के संघर्ष को हम नहीं जानते हैं। ये लोग भी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं और मैं बहुत ही इनका शुक्रगुजार हूं कि अपने लिमिटेड दायरे में इतनी लड़ाई तो लड़ रहे हैं। मतलब जब तक इस तरह की लड़ाइयां होती रहेंगी तब तक उम्मीद बनी रहनी चाहिए कि कुछ अच्छा होगा, कभी ना कभी होगा। ये जरूर है कि 20-30 साल लग जाएंगे उसके अच्छा होने में, लेकिन इतना साल तो निकल जाएगा। मैंने सोचा था 4-5 बरस, आपने 20-30 बरस बात कर दिया। आपने दूसरा एक एंगल भी दे दिया, धन्यवाद। एक तो महिला टिप्पणीकार की बात कर रहे थे मैं, लेकिन आपने उसको कन्वर्ट करके जो ऑडियंस है वहाँ भी कितना समस्या सामना करना चाहिए। बहुत, और मेल का भी, अचानक केबल से प्रोग्राम चला जाता है तो जो मेल है वो केबल वाले को फोन करता है, आप लगाते क्यों नहीं है, हमने आपका पैसा दिया है। वो 4 दिनों तक उस एंगर में रहता है, 10 बार फोन करता है, मिस्ड कॉल करता है, फोन नहीं उठाया जाता है। फाइनली जब उसको ऑन करके देता है मोहल्ले में, तब कहता है कि हमने देखी लड़ाई लड़के ले ही लिया अपना, लेकिन पता नहीं और लोगों के घर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो लोग अपने तरीके से ऐसे भी लड़ रहे हैं। अब ट्रोलिंग की बात करें, हम आपने सुबह 2-3 बार ये वीडियो वायरल होगा या इसका स्निपेट वायरल होगा कहा। वो वायरल होने के काउंटर पार्ट ये है कि उसके ट्रोलिंग भी हो जाता है। और मैं ये सोचता हूँ कि एवरीवन लव्स टू बी लव्ड। आपको भी ऐसा ही होगा कि मुझे आदमी लोग पसंद करें लेकिन सोशल मीडिया ने, सामाजिक संजाल ने ऐसा नया दुनिया उजाड़ कर दिया है जिसका मन में जो तुष है वो तुष निकालने के लिए बहुत आसानी हो गए हैं। और पहले वो तुष निकलने के जगह एक चाय पसल होते थे, आपको नहीं आते थे, तब आपका ज़िंदगी आराम से बीतते थे। लेकिन अब हर कुछ ऑनलाइन से जहाँ भी जाता है आपको भी पहुँचता है। ये ट्रोलिंग जो होता है आपका लाइफ में, मैं आपसे बात करने में बुझा होगी, थोड़ा सा टेंशन हो जाता है, लेकिन तब भी आप सामना कर रहे हैं। मैं सामना ऐसे करता हूँ कि लेकिन मेरा ट्रोलिंग के वॉल्यूम आपसे ज़्यादा ही छोटा होगा, कम होगा। लेकिन जब मैं वितृष्णा या विद्वेष फैलाने वाले मेरे अपने सोच और डिसीजन में देखता हूँ तो मैं ब्लॉक कर देता हूँ। लेकिन आपको तो ब्लॉक करने में आपका टाइम भी नहीं होगा शायद, और कितने को ब्लॉक करूँ। तब आप बताइए, आप सामना कैसे करते हैं मेंटली ये ट्रोलिंग को? अगर हम कहें कि हम बहुत बहादुर हैं और कोई असर नहीं पड़ता है तो ये झूठ बात है। बिल्कुल असर पड़ता है।
और ये निर्भर करता है, डिपेंड करता है कि ट्रोलिंग का लेवल क्या है। कई बार ट्रोलिंग इतना लीथल होता है कि वो आपको डिस्टेबलाइज कर देता है, जिसमें गवर्नमेंट की एजेंसियां चली आती हैं और उसको टैग किया जाने लगता है, इसको टैग किया जाने लगता है। तो वो उसका स्केल बहुत बड़ा होता है, वो गांव-गांव तक पहुंचा देते हैं। वो देखने से लगता है कि वो ट्विटर पर है और कुछ लोगों की दुनिया में है, लेकिन वो और भी दूसरे एजेंसियों के ज़रिए वो ट्रोल कर रहे होते हैं। हो सकता है कि दिल्ली में पता ना चले, लेकिन झारखंड के व्हाट्सएप सर्किल में, पॉलिटिकल सर्किल में ट्रोल कर रहे होते हैं। हो सकता है कि जो ग्राउंड लेवल पे जो बूथ कमेटियां बन रही हैं पॉलिटिकल चुनाव के समय में, उसमें ये भी एक मैसेज जा रहा है कि किस तरह से लोगों को बताना है कि मेरा प्रोग्राम नहीं देखना है। तो लगातार आप पब्लिक की बात करते हुए पब्लिक के बीच आप बिना सपोर्ट के फील करते हैं। हर दिन एक दूसरे लेवल पे डरा जाते हैं और हर दिन ये आके ये बताते हैं कि हम अभी कहीं गए नहीं हैं, आपकी खिड़की पर ही बैठे हैं। तो ये रिलैक्स होने का टाइम नहीं देते हैं। तो आपके जहन पे, आपके पारिवारिक ज़िंदगी पे बहुत असर पड़ता है और बहुत ख़राब असर पड़ता है। और क्योंकि एक आदमी भी उसका अगर आपको ट्रोल कर रहा है और एक आदमी तारीफ कर रहा है आपकी, दोनों में बहुत फ़र्क है। जो तारीफ कर रहा है वो भी मेरी ही तरह पावरलेस है, मेरी ही तरह उसका भी एक तरह से अपने मार्जिनलाइज्ड है, आइसोलेटेड है। लेकिन जो ट्रोल कर रहा है वो उसकी लेजिटिमेसी या उसका एंटाइटलमेंट बहुत अलग है। वो स्टेट के बिहाफ पे कि मेरी सरकार है, हम देख लेंगे, मेरे पास पार्टी स्ट्रक्चर है, हम देख लेंगे, मेरे पास आईटी सेल और फेसबुक और ये सब ट्रोल कराने की मशीनरी है, हम आपको देख लेंगे। तो वो एक आदमी नहीं है, हमेशा वो एक आदमी कई लाख के बराबर होता है। तो बहुत ही शक्तिशाली होता है वो, और वो दिमाग पे बहुत बुरा असर करता है। नींद बहुत मुश्किल से आती है। अब जगा रहता हूं तो यही काम करता हूं, तो कम से कम वो ट्रोल नहीं करते तो मैं सोता तो कुछ घंटे कम काम करता है। तो नींद नहीं आती है, बहुत तरह के शारीरिक तकलीफ है, क्योंकि ज़्यादा काम करना पड़ता है। आपका सर्वाइवल टफ कर दिया जाएगा, आपके आर्टिकल नहीं छपेंगे। हिंदी के अखबार मेरा आर्टिकल ही नहीं छापते। तो ऐसा क्या कि मुझे लिखना नहीं आता है? पहले भी नहीं छापते? हाँ, नहीं, 2014 के पहले तक तो मेरी ये हालत थी कि मैं अक्सर कहता था कि नहीं मुझे नहीं लिखना, मैं कितना लिखूंगा, मैं ज्यादा नहीं लिखना चाहता, मैं हर जगह हो गया, मैं तो अभी तो एक लिखा था, अब नहीं लिखूंगा। अब तो कोई कहता ही नहीं है, कोई नहीं कहता है। और वो हमेशा डायरेक्ट फोन ही आ जाता था, नहीं ठीक है तुम 2 घंटे बाद भेज देना, हम वेट कर लेंगे पेज का। तो मुझे लगता था ये क्या हो गया, अच्छी बात है आप लिख रहे हैं, उन्हीं अखबारों को देखकर आपने देखा, पत्रकारिता सीखी है और उनमें छप रहे हैं, लेकिन वो नहीं छप सकता हूं उन अखबारों में। ये तो सच्चाई है। अगर ये सच्चाई नहीं है तो अखबार कह दे कि हम आपको छापते हैं। वो तो ये नहीं कहेंगे, हाँ वो कहेंगे कि आप उस लायक नहीं हैं। वो मैं मान सकता हूं कि मैं उस लायक नहीं हूं, लेकिन ये अचानक कैसे हो गया कि 2014 के पहले तो मैं बहुत लायक था, 2014 के बाद में लायक नहीं हूं कि आप नहीं छाप रहे हैं। तो ये आर्थिक रूप से भी आपको एक तरह से आपको अलग थलग करते हैं। तो बहुत सारे जिन पत्रकारों की नौकरी गई उन्हें वापस नौकरी नहीं मिली, उनकी कमाई उतनी रिस्टोर नहीं हुई। अभी एक यूट्यूब है जिससे उनका काम चल जा रहा है, लेकिन उनका जीना बहुत मुश्किल कर दिया गया है। और वो बहुत अच्छे पत्रकार हैं, उनको लोग सुनना चाहता है लोग। और जब यूट्यूब में उनको इतने हिट्स मिल रहे हैं तो किसी चैनल में क्यों नहीं मिलेंगे? तो उस तरह के लेबल कर दिए गए पत्रकारों को नौकरी नहीं मिली है। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर नेपाल में ये चीज कहीं से भी शुरू हो रही है तो अभी ही गार्ड कर लीजिए, वरना अकेले मेरा वीडियो चला के रोने का टाइम आएगा, मैं बता रहा हूं। और वो वीडियो किसी काम नहीं आएगा, मतलब वो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। तो लेकिन ट्रोल ने बहुत जिंदगी खराब की है। फैमिली के साथ आप जा नहीं सकते हैं, और आप कौन सी तस्वीर कहाँ बैठे हैं, किस तरह से उसका इस्तेमाल होगा, ये आपके हाथ में नहीं है। और वो लोग काफ़ी मेहनत करते हैं। अभी मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो वो इसके मेरे पीछे के सारे 10 स्पीच सर्च कर लेंगे
कि वो और उसका कुछ कॉन्ट्राडिक्शन निकालेंगे, 10 सेकंड का वीडियो बना देंगे, वो वायरल हो जाएगा, फिर वही लोग पूछना शुरू करेगा, अच्छा आपने ऐसा बोला था। कोई मेहनत नहीं करना चाहता है, जो बना बनाया परसेप्शन का जो माल दे दिया जाता है वही उठा उठा के अच्छे पढ़े लिखे लोग भी यही करते हैं, वो भी और ज्यादा आतंकित करने में हो जाते हैं कि ये चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। तो स्थिति बहुत खराब हो जाती है। अब मेंटल हेल्थ जो है बहुत ज्यादा अफेक्टेड होता है। मैं कई ऐसे जर्नलिस्ट को जानता हूं जिनके मेंटल हेल्थ को बहुत बुरा असर पड़ा है। We are quite astounded that इतना बड़ा भारतवर्ष का हिंदी भाषी जनता है और हिंदी बोलने जनता और उससे भी ज़्यादा है। इतना बड़ा एक छोटी से विश्व ही है वो, और उसमें बाहर से देखने में एक रविश कुमार टेलीविज़न में दिखाई पड़ता है, प्रिंट में कोई होंगे कॉलमनिस्ट, लेकिन हिंदी में तो सब, और तो आपने सुबह क्या क्या शब्द प्रयोग किया था, लेकिन गोदी मीडिया के अंग होके काम करते हैं हिंदी का पत्रकार हो, इसीलिए आपको वो ट्रोलिंग का मैट आप और से भी ज़्यादा होता है। मेरे ख्याल में विश्व में कहाँ होगा इतना ज़्यादा ट्रोल होंगे, क्योंकि हिंदी का संसार बड़ा है और इट्स ऑलमोस्ट 1 बिलियन होगा शायद। ये सोचना है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है आपका, क्योंकि वो ध्यान इसलिए रहता है कि वो सारे कंट्रोल सिस्टम, पब्लिक के बीच जो कंट्रोल सिस्टम खड़ा किया गया है वो पब्लिक में लॉकअप बनाया गया है। सरकार की बिल्डिंग के भीतर लॉकअप नहीं है कि उस जर्नलिस्ट को बंद कर दिया जाएगा, वो घेरेगी, क्योंकि वो सारा खेल हिंदी प्रदेशों में है। और हिंदी प्रदेशों में नॉलेज गैप बहुत था, 2 कारण से, कि यूपी और बिहार, इसे मैं मूलतः 2 बड़े प्रदेश मानता हूं, इन दोनों ही जगहों में कोई अच्छा इंस्टीट्यूशन नहीं है। और ये पहले के जमाने से, जिस वक्त हम लोग बड़े हो रहे थे 90s के समय से, उस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश में कोई ढंग का कॉलेज नहीं था, पूरे बिहार में कोई ढंग का कॉलेज नहीं था, सब दिल्ली आते थे और आज भी दिल्ली ही आ रहे हैं। अभी भी वो धारा में बदलाव हुआ नहीं है। आबादी इतनी है, बिहार में बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जहां 3 साल का BA 5 साल का हो रहा है, जिनके सेकेंड ईयर का एग्जामिनेशन अभी हो जाना चाहिए लेकिन 2-2 साल बाद तक नहीं हुआ। तो एक ये एजुकेशन का गैप है कि बहुत अच्छी शिक्षा नहीं मिली। जो लोग स्कूलों में के बाद कॉलेजों में गए, उन लोगों को भी अच्छी शिक्षा नहीं मिली। इसका लाभ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और IIT सेल ने उठाया, क्योंकि जानने की भूख तो रहती ही है ना। जानने के लिए ही तो आप यात्राएं करते हैं, टूरिज्म करते हैं, और कहीं जाके इतना पैसा आप खर्च कर देते हैं कि कुछ और देखेंगे, कुछ जानेंगे। तो वो गैप हिंदी प्रदेशों में बहुत ज्यादा है, और वहां पे तरह तरह की धारणाएं पहले से मौजूद हैं। उन धारणाओं को बहुत बड़ा कर दिया गया उससे, और अब इसलिए मैं कहता हूं कि उससे निकालना इतना आसान नहीं होगा। उसको निकालने के लिए उस नॉलेज की दुनिया में लौटना पड़ेगा, किसी को उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी, और मुझे नहीं लगता कि कोई तैयार है उतनी मेहनत करने के लिए। आपने जो कहा हिंदी प्रदेश के बात किया, एक तो सीमाना खुला है, और नेपाल के मैलेडी या सिंड्रोम वैसे ही हो सकता है। इसीलिए भी हम वो दूसरी देश है, हम सॉवरेन है, वो सॉवरेन है, देखकर इंडिया को यहाँ से ऑटोमेटिकली अनुसरण नहीं होगा, कहना नहीं चाहिए, क्योंकि ये मैलेडीज जो मैं कह रहा हूँ सिम्टम्स यहाँ भी एक ही हो सकता है। इसीलिए आई थिंक वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। आपने जो कहा कि सतर्क बनाया हम लोग को, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपने कहा कि ये नॉलेज गैप के बाद सुबह भी आपने कहा कि आम जन को सूचना नहीं मिल रही है, सही सूचना नहीं मिल रही है। वो बाल्यकाल से का शिक्षा के वजह से हो, या मीडिया का तरफ से आने वाले सूचना नहीं जा रहे हैं, सही सूचना नॉलेज नहीं जा रहे हैं। और आपने ये भी कहा है, और मैं दूसरे प्रश्न में मैं जाता हूँ, ये कि दस्तावेज और अनुसंधान में आधारित होना चाहिए पत्रकारिता, और आपका कहना है कि ये दरअसल ये नहीं हो रहा है, और इसका मतलब ये हिंदी प्रदेश में जिस हाल का एक मैलेडी है वो और से और खतरनाक हो सकते हैं। मुझे तो लगता है अभी ही है कि आप कुछ अखबार को बिल्कुल पढ़ नहीं सकते हैं, कुछ चैनल को आप देख नहीं सकते हैं। आगे कितना और बुरा होगा
हर बार लगता है कि इससे कुछ संभल जाएंगे, अब जनता के बीच में इनकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो गई है। जैसे सुशांत सिन्हा केस में जो फिल्म स्टार थे 2020 के साल में मेरे ख्याल से, और उनके सुसाइड के केस को लेके मीडिया ने किस तरह की एंकरिंग की और रिपोर्टिंग की, फर्जी खबरें चलाई गई, उसका कोई सिर पैर नहीं। उस 3 महीने में ऐसा मतलब माहौल बनाया गया जैसे लगा उसके अलावा कोई दूसरा विषय तक नहीं है इस दुनिया में, और वो अचानक उसको छोड़ दिया गया। कोई 5 ग्राम गांजा या पता नहीं क्या था, उसको लेके इतना सारा बवाल उठाया गया। अब कोर्ट में जा रहे हैं। इस सारे खेल में सब शामिल हो गए हैं एक तरह से, वो एजेंसियां भी शामिल हो गई हैं, वो भी पकड़ने चली जाती हैं, वो भी पूछताछ करने चली जाती हैं, वो भी कोर्ट में प्रोड्यूस करने चली जाती हैं, वहाँ भी जाके बोलने लगती हैं कुछ बड़ा सीरियस है, इनसे पूछताछ करना है, तो 14-15 दिनों तक किसी को जेल हो जाती है, और वो चल रहा है। तो ये, और एक और चीज़ है सर कि सिर्फ सेंट्रल लेवल पे नहीं है, स्टेट लेवल पे भी ये सारी चीज़ें हो गई हैं। स्टेट लेवल पे जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वो अब प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं, वो सवाल जवाब नहीं ले रहे हैं, वो गवर्नमेंट ऐड के जरिए चीज़ों को कंट्रोल करने लगे हैं। तो ये अगर आप अपनी डिपेंडेंसी, यहाँ का मीडिया भी इसी तरह से गवर्नमेंट ऐड पर बना के रखेगा, तो धीरे धीरे उसके जर्नलिज्म में से भी जर्नलिज्म कम होता चला जाएगा, तो बहुत मुश्किल होता चला जाएगा। तो इसलिए अपने पाँव पे खड़े होने के लिए एक छड़ी का सहारा, जिससे हम 2 पैर के अलावा एक छड़ी भी हो, जिसमें हमारा कभी कभी लोगों के सपोर्ट से, जो आज पब्लिक हर जगह का, एक जनता के बीच में ऐसी जनता है जो कुछ पैसे दे देती है, वो बहुत सक्षम नहीं है, लेकिन वो ज़रूरत महसूस करती है। तो इस संस्कृति को बढ़ावा देने की ज़रूरत है, उसके सहयोग को लेने की ज़रूरत है, और उसके प्रति ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा। अगर आपने उससे 200 रुपये लिए हैं तो उसको हिसाब देना पड़ेगा कि आपने काम किस तरह का किया है। तो वो चीफ मिनिस्टर भी अब तो बहुत सारे डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही काम निकाल ले रहे हैं, एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, न्यूज़ एजेंसी को बुलाते हैं, पत्रकारों से कोई सवाल जवाब नहीं लेते हैं, एक बयान दे देते हैं, वही चलता रहता है दिन भर, और वो चलाना पड़ता है। वो इसलिए भी चल रहा होता है कि उनके पीछे से विज्ञापन जा रहा होता है और नहीं जा रहा होता है। तो इससे अल्टीमेटली हम हासिल क्या कर पा रहे हैं? इससे क्या हमने कोई बहुत ज़्यादा आर्थिक तरक्की कर ली, या कुछ ऐसा कर लिया दुनिया में जो किसी भी देश ने नहीं किया? अब हम 7-8 साल बाद इसको होते हुए भी, और कई मुख्यमंत्री पहले से भी कर रहे थे, जैसा कि मैं कहता हूं कि ये जो क्राइसिस है वो 2014 से पहले का है मीडिया के भीतर, तो हमने क्या ये सब करके, इंफॉर्मेशन को ब्लॉक करके, क्या कुछ बहुत ज्यादा क्रांतिकारी हासिल कर लिया तरक्की के मामले में? उसका भी ऑडिट हो जाना चाहिए। ये नेपाल के पत्रकारों के लिए सिर्फ नहीं, पूरी भारत के लिए और दक्षिण एशिया के विभिन्न मुल्क के पत्रकारों के लिए भी आप एक बात बता दीजिएगा। आपने बहुत बार आईटी सेल की बात किया ना, मेरा मानना है, मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन नेपाल में ऑर्गेनाइज्ड फर्जी खबर सूचना हो तो रही है, लेकिन ऑर्गेनाइज हिसाब ने कुछ दल ने या कुछ ग्रुप ने अभी तक शुरू नहीं किया, लेकिन शुरू कर सकते हैं। और यदि ऐसा ना हो तो, और शुरू हो गया है तो आप इसके बाद को वो जहाँ अपना हमारा ड्रिंक्स और स्नैक्स से बात, वो समय है उसमें बात करेंगे। लेकिन मेरे ये मानना है कि आईटी सेल जैसा ऑर्गेनाइज वे में फर्जी सूचना प्रवाह करने की शुरुआत नेपाल में अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन 2 इलेक्शंस आ रहा है, एक इलेक्शन तो 10 दिन अंदर ही आ रहा है, और ऑटम 2022 में संसदीय चुनाव भी आ रहे हैं। शायद कोई ना कोई शक्ति केंद्र इसमें लग पड़ेंगे। ये आईटी सेल कैसे चलता है, हम किसके बारे में सतर्क होना चाहिए, बता दीजिएगा। ये चीज़ें होने में देर नहीं लगती हैं, क्योंकि जब सोशल मीडिया आया था तो उसने यही लोगों को बताया कि हम सोसाइटी को डेमोक्रेटाइज करने के लिए आ रहे हैं, लोगों के हाथ में हम पावर देने आ रहे हैं इंफॉर्मेशन का। लेकिन अब वही सोशल मीडिया, आपको अंदाज़ा नहीं था कि आईटी सेल के रूप में लोगों को डिसएम्पावर करने का वेपन लेकर आ रहा है। ये जो ट्रोल करने की पूरी आर्मी बनी तो उसी सोशल मीडिया से ही तो बनी, तो वो दोनों चीज़ लेकर आया। ये जो ट्रोल करने का कल्चर था,
सोशल मीडिया के पहले के समय में नहीं था। कुछ गुंडे लोग होते थे राजनीतिक दलों के, किसी छोटी मोटी घटनाएं होती थीं, कुछ हत्याएं भी हो जाती थीं, लेकिन इस तरह से समाज को एक लार्ज स्केल पे डराने का प्रोजेक्ट नहीं था, वेपन नहीं था। और अब इन लोगों के पास, अभी आप कह रहे हैं नेपाल में नहीं है, लेकिन एक रात में ये सारी चीजें सेटअप हो सकती हैं। कोई कहीं से चुनाव जिताने का मैनेजर ले आया जाएगा, और वो मैनेजर आएगा तो सबसे पहला काम यही करेगा कि एक ट्रोल आर्मी सेटअप करेगा, और ट्रोल आर्मी सेटअप करके वो उसके बाद अटैक करना शुरू करेगा, फिर अपने पॉलिटिक्स पे भी अटैक करना शुरू करेगा, और पूरी पॉलिटिक्स उसी में फंसी उलझी रहेगी, पीछे से कोई और काम हो जाएगा। तो आप निश्चिंत नहीं हो सकते हैं कि अभी नेपाल में नहीं हुआ है, और अलग अलग अनऑर्गेनाइज्ड जगहों से ये फेक न्यूज़ आ रहा है। फेक न्यूज़ हमेशा ही रहा है समाज में, ऐसा नहीं है कि कोई अभी आया है, लेकिन ये ऑर्गेनाइज्ड ट्रोल आर्मी वेपन के जरिए आया है। ये नेपाल में नहीं आएगा, ये क्यों माना जाए? जब ये अमेरिका में आया, जब ये कनाडा में आया, ब्रिटेन में ब्रेक्सिट का क्या दुर्गति हुई, जब हिंदुस्तान में आया, तो नेपाल में क्यों नहीं आएगा? सिर्फ बात यही है कि कोई अभी यहां की राजनीति को, यहां के डेमोक्रेटिक सेटअप को मार्केट के रूप में नहीं देखा है। जिस दिन वो मार्केट के रूप में देख लेगा, कोई मैनेजर आएगा और राजनीतिक दलों का फ्रंट बनकर ये सारा खेल शुरू करेगा, तब हमें समझ में भी नहीं आएगा कि क्या चल रहा है। और आईटी सेल कोई अनाम संस्था नहीं है, ये पूरा ऑर्गेनाइज्ड फोर्स है। इसके पीछे कितना पैसा लगता है, कितने लोग इसमें सैलरियों में काम करते हैं, कितने पैसे पे काम करते हैं, ये सब हम नहीं जानते। रवि जी, अब हमने ट्रोलिंग की बात किया ना, और ये ऑडियंस मेरे को ट्रोलिंग करने वाला है, क्योंकि यहाँ प्रश्न उत्तर के भी समय है। लेकिन उसके आगे मैं 2 प्रश्न करूँगी, क्योंकि मेरे हाथ में माइक है। और ये पहले ये है कि ये भाषा की बात करेंगे वर्नाक्युलर में। एक तो हमारे, आपने पहले कहा कि सूचना की कमी है, और मैं देख रहा हूँ कि भारत में भी, नेपाल में भी शब्द, पश्चिमा मुल्क से आए हुए शब्द हम ऐसे प्रयोग करता हूँ जबकि हमको वो शब्द के अर्थ पूरी नहीं जानता हूँ। जैसे हिटलर, ऐसे ही किसी को हिटलर कह देते हैं, लेकिन हिटलर के अंदर वो जो जेनोसाइड और फैशिज्म नहीं, सिर्फ एक बदमाश आदमी उतने, और हिटलर कह देते हैं। ऐसे ही एक दूसरा मैं समस्या देखता हूँ कि सिमेंटिकली और लिंग्विस्टिकली, जब आपके कुछ शब्द नहीं है, किसी एक घातक एक प्रयोग को जानने के लिए शब्द नहीं है, तो आप कैसे बता सकते हैं? जैसे मैं आपको प्रश्न करता हूँ, आपके हिंदी भाषा में, जो हिंदी भाषा में भी प्रयोग कर रहे हूँ, उसमें लिंचिंग के शब्द है, लिंचिंग के लिए हिंदी में शब्द है? नहीं, हम भीड़ की हिंसा या वही तो नेपाली में वैसे मैंने बुझा कि गुजराती में भी, बंगाली में, दक्षिण एशियाली बहुत भाषा में लिंचिंग, जिसमें मॉब वायलेंस से किसी एक को एकल करके काटना, मार देना, उसके लिए हम जनरल शब्द वो हैं। आपने कहा ना, एक घोर हिंसा या किसी और शब्द, लेकिन लिंचिंग का एग्जैक्ट शब्द ना होने पर हम लोग चलाने चाहते हैं लिंचिंग, लेकिन नेपाली और हिंदी के डिक्शनरी में लिंचिंग नहीं दिखाई जाता है। मेरे कहना यह है कि हम एक पश्चिमा तौर तरीका से मीडिया भी चलाने चाहते हैं, लेकिन उसका अंदर से जो चाहिए हमारे ज्ञान और प्रयोग, वो नहीं हो रहा है। इसीलिए अब ये इंट्रोडक्शन से मैं उसमें जाता हूँ। व्हाट्सएप, नेपाल में अभी तक जिन तरीके से व्हाट्सएप का लिंचिंग के लिए या घातक हिंसा के लिए प्रयोग हुआ, वो अभी तक यहाँ तो नहीं हुआ, लेकिन इंडिया में ये व्हाट्सएप, आपने उसके किताब में भी आपने उसके लिखा है, ये व्हाट्सएप कैसे प्रयोग हो रहा है हिंसा के लिए इंडिया में, उतने बता दीजिएगा छोटकरी में, और उसके बाद मेरा लास्ट क्वेश्चन है। ये आपने बहुत ज़रूरी एक सवाल पूछा है, जिसका जवाब बहुत लंबा हो सकता है, उस पर अलग से बात हो सकती है, लेकिन हमें अपने शब्दों पे मेहनत करनी चाहिए। ये कई साल तक काम करने के बाद मुझे इसकी ज़रूरत महसूस हुई।
रोज़ मैं बहुत सारे हज़ार व्हाट्सएप आते हैं, मैं देखता रहता हूँ, बहुत लोगों को जवाब भी देता हूँ कि वो किस तरह से हमसे बात कर रहे हैं, चाहे वो गाली देने वाले हैं या मुझसे उम्मीद करने वाले हैं। तो उनकी भाषा मैं देख रहा होता हूँ, अपने शब्दों को देख रहा होता हूँ, अपने पुराने स्क्रिप्ट्स को देख रहा होता हूँ। तो अब मुझे लगता है कि उसमें शब्द नहीं है। अब मुझे इसकी बहुत चिंता है। तो हमारे बुज़ुर्ग पत्रकार ओम थानवी जी, वो शब्दों को लेके थोड़े बहुत अनुशासन वाले व्यक्ति हैं, डिक्शनरी घरों में रखते हैं, घर में अपने, और उसकी बात करते हैं। तो उनसे भी एक बार मैं बात कर रहा था कि अब लगता है कि डिक्शनरी होनी चाहिए। मैं बहुत इससे मैं बहुत ड्राई फील कर रहा हूँ कि इसमें कोई शब्द नहीं है। मतलब इतना सारा कुछ लिख रहा हूँ, और जो जिस समाज ने इतने सारे शब्दों की रचना की, वो सारा गायब हो गया। तो जब हम पत्रकारिता में आए तो फालतू के डिसिप्लिन बनाई जा रही थी। आप द्वारा मत लिखिए, आप तथा मत लिखिए, ये जनता इस्तेमाल नहीं करती है, वो जनता इस्तेमाल नहीं करती है। ज़रूर आप कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए कि जिससे जनता एक बार में ना समझे, लेकिन आप उन शब्दों का इस्तेमाल कीजिए उनके अर्थों को बताते हुए, ताकि जनता के बीच वो शब्द जिंदा रहें। 2 दिन पहले मैं एक कार्यक्रम कर रहा था, राजस्थान में हिंसा हुई। तो उसका रेफरेंस क्या है कि जोधपुर में हिंसा हो रही है और पूरा डिबेट हिंदू बनाम मुस्लिम में हो रहा है। यानी हर चीज़ कितनी सिंप्लीफाई कर दी गई है कि आप हिंदू हैं और आप मुसलमान हैं। मतलब एक ही दो, अब ना आप राजस्थान है उसमें, ना आप दोनों के बीच में जोधपुर का अपना स्पेसिफिक कैरेक्टर है, सिर्फ हिंदू हैं और मुसलमान हैं, और ये दोनों पूरा एक नेशनल लेवल का एक कैरेक्टर बन जाता है, जिसमें लोकल आइडेंटिटी, लोकल फ्लेवर कुछ नहीं है, स्टेट का फ्लेवर नहीं है, लैंग्वेज का फ्लेवर नहीं है, आप सिर्फ हिंदू और मुसलमान हैं। तो मुझे लगा कि मैं अपने दर्शक को कैसे समझाऊं। तो थोड़ा अच्छी किताबों के संपर्क में आने का एक फायदा हुआ, और मैं हमेशा ये बात कहना चाहता हूं, आप यहाँ के बड़े सम्मानित पत्रकार हैं, आप युवराज जी, आप सबको जोर देना चाहिए, जो भी अच्छा पत्रकार है उसे बहुत पढ़ना चाहिए, बहुत। नहीं तो अगर उस अच्छे पत्रकार को जीवन में जब वो मौका मिलेगा, वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। उसे अपनी सोसाइटी के बारे में जानना चाहिए, किताबों के बारे में जानना चाहिए। तो अनुपम मिश्र की वो किताब पढ़ी थी तो उस दिन काम आया। ऐसे ही सोच रहा था कि सब केवल हिंदू और मुसलमान है, तो वो किताब मुझे मिली नहीं, बहुत सारी किताबों में खो गई, राजस्थान की रजत बूंदे। और वो किताब आप लोगों को भी पढ़नी चाहिए, और उसके आधार पर आप लोगों को भी अपने समाज के बारे में किताब लिखनी चाहिए। बहुत सुंदर किताब है। तो उसमें वो बताते हैं कि बादलों के 40 से ज्यादा नाम हैं। मैं जब आ रहा था जहाज से तो खिड़की से मैं बादलों की तस्वीरें ले रहा था, और मैं सोच रहा था कि इन तस्वीरों को मैच कराकर मैं देखता हूं। तो ये कार्यक्रम मैंने किया कि जिस राज्य के लोगों ने बादलों के लिए 40 से ज्यादा नाम रखे, जिस राज्य में समंदर नहीं है उस राज्य में समंदर के लिए बहुत सारे शब्द हैं, और जिस राज्य में बारिश के बहुत सारे शब्द हैं, बूंदों के अलग अलग शब्द हैं, उस राज्य में अगर वो शब्द भूल जाएगा वो राज्य, वहां का लोग, तो वो वहां के लोग स्वाभाविक है कि वो हिंदू ही याद रखेंगे, वो मुस्लिम ही याद रखेंगे। अगर आप हिंदू में भी बहुत सारे स्क्रिप्चर्स हैं, बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, इस्लाम में भी बहुत सारे स्क्रिप्चर्स हैं, उसके बहुत सारे वेराइटीज हैं उसमें, हम उन डाइवर्सिटीज की भी बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट के रूप में हिंदू में। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि हमने अपनी जिंदगी से शब्दों को गायब कर दिया, तो हमने अपनी जिंदगी से संवेदनाओं को भी गायब कर दिया। तो इसीलिए हम हिंसक हो रहे हैं, और उस हिंसक समाज को समझाने में हम लोग असफल हो रहे हैं। तो मैं फिर से व्याकरण की किताब मैंने मंगाई है, और फिर से मैं डिक्शनरी देखने की आदत डाल रहा हूं कि किसी भी तरीके से मैं अपने दर्शकों के बीच अलग अलग शब्दों को ले जाता रहूं, ताकि कई लोगों को बहुत इरिटेटिंग लगता है कि आप एक वर्ड बोलने के बाद उसकी मीनिंग बताते हैं, पर वो कुछ लोग होते हैं, हम टेलीविजन में कल्पना नहीं कर सकते कि सामने कौन बैठ के देख रहा है। तो अब मैं वो जानबूझ के वो कोशिश करना चाहता हूं कि अलग अलग वेराइटीज के शब्द लाना चाहता हूं। जैसे आपने काठमांडू के कई नाम बताए,
तो मैं चाहता हूं कि आप यहाँ के जो लोग हैं, मुझे अच्छा लगता है कि स्थानीय शब्दों से दुकानों के नाम हैं, गलियों के नाम हैं, और कोई अगर बाहर के किसी व्यक्ति के नाम, मुझे उससे भी ऐतराज नहीं है, लेकिन आप अपना भी जानिए और उन सारे शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। तो अब मुझे लगता है सर कि हिंदी में भी हिंदी नहीं है, वो एक टेक्निकल भाषा बना दी गई है, वो हिंदी रहित हिंदी है, मतलब हिंदी माइनस हिंदी है, उसमें हिंदी नहीं है, उसमें इंग्लिश माइनस इंग्लिश है वो। तो उसमें लैंग्वेज में जब तक वर्ड्स नहीं आएंगे और वो उस वर्ड्स का प्ले आउट उस तरह से नहीं होगा, सोसाइटी को हम एक मशीन बनाने के लिए उसको एक जैकेट में फिक्स कर रहे हैं कि आप इसी सब कुछ देख के वाव ही बोलिए। अगर अच्छा लगने का पहला और लास्ट एक्सप्रेशन सिर्फ वाव हो जाएगा तो वो अच्छा नहीं है। हमारे शब्दों में बहुत हजारों तरीके के शब्द हैं, और इसकी शुरुआत हुई कि अमिताभ कुमार एक लेखक है, उन्होंने कहा कि गर्मी के कितने शब्द हैं। मैंने कहा अभी तो 3-4 याद आ रहा है। तो फिर मैंने पूछना शुरू किया, मराठी में तो बहुत सारे शब्द, राजस्थानी में गर्मी के लिए बहुत सारे शब्द, आदिवासी समाज में गर्मी के लिए अनगिनत शब्द अलग अलग जो गर्मी से अलग हैं। तो एक ही समय में ये सारा समाज गर्मी को अलग अलग नाम से बुला रहा है, और हम 3 महीने की गर्मी में सिर्फ गर्मी बोलते हैं। कितना खालीपन है, हाँ, कितना मतलब कितनी कंगाली है कि एक शब्दों से, भाषा से अगर हम कंगाल कर देंगे तो हम ही फ्रंट हैं, लैंग्वेज के भी हम फ्रंट हैं, कल्चर के भी हम ही फ्रंट हैं। तो जर्नलिस्ट को थोड़ा और इन मामलों में, नॉलेज के मामले में मल्टीटास्किंग होना पड़ेगा, उसको समाज के बीच में ले जाने में, समाज के शब्दों को अखबार में ले आने में, ये थोड़ा उसके विविधता के साथ करनी चाहिए। हिंदू अखबार में छपता नो योर इंग्लिश, मैं कहता हूं कि हिंदी अखबार में क्यों नहीं छपता है नो योर हिंदी, अपनी हिंदी को जानिए, है ना। नेपाली अखबार में क्यों नहीं छपता कि नेपाली को जानिए, और नेवाड़ी अखबार में क्यों नहीं छपता कि नेवाड़ी को जानिए। तो शब्दों को मत जाने दीजिए। हजारों सालों से लोगों ने, बाप दादाओं ने मेहनत करके जिंदगी से वो शब्द निकाले, हम उन जिंदगी से, अपनी जिंदगी से उन शब्दों को निकाल के मिला क्या, मुझे ये तो कोई बता दे कि उसे कुछ अलग मिल गया हो, तो फिर मैं कहूं कि हाँ भाई आपको अलग सुनिए, आप गर्मी के बात किए ना, मेरे सस्पिशन, शंका, हाँ, ये है कि आप दिल्ली से यहाँ आए, वो हीट वेव है ना वहाँ, हाँ, उससे भागने के लिए यहाँ आए? नहीं, मैं उससे भागने के लिए नहीं आया। मैंने सोचा कि बहुत हीट है वहाँ, और आप कल फिर वापस जा रहे हैं, आपको शुभकामनाएं। थैंक यू। और आपने ये मल्टीटास्किंग की बात किया ना, पत्रकार होना चाहिए, लेकिन आपने सुबह ये भी कहा कि अब तो पत्रकारिता न। सर मैं रोकना चाहता हूँ जी, मल्टीटास्किंग का मेरा मतलब वो वाला नहीं है कि आप टीवी भी करें, वेबसाइट भी करें, कैमरा भी चलाएं, वो वाला नहीं है। हाँ, वो मल्टीटास्किंग वो बहुत फ्रॉड कॉन्सेप्ट है। वो मल्टीटास्किंग ये है कि आप थोड़ा हिस्ट्री भी ढंग से जान लीजिए, थोड़ा इकोनॉमिक्स भी जान लीजिए, थोड़ा अकाउंट को पढ़ना जानना भी जान लीजिए। जर्नलिस्ट के लिए मल्टीटास्किंग का मतलब ये होना चाहिए। और ज्योग्राफी भी जान लिए। हाँ, वो बहुत जरूरी है, जिसमें मैं बहुत जीरो हूँ। ये मेरे अगला प्रश्न में वही आ जाता है। लेकिन आपने कहा ये मल्टीटास्किंग की बात ना, लेकिन सुबह आपने कहा कि पत्रकारिता जो नहीं करते हैं वो पत्रकार बन रहे हैं। जैसे ही सब्जी वाले भी गोभी, परवल और आलू बेचते हैं ना, लेकिन पत्रकार ने कुछ नहीं है तब भी पत्रकार बन रहे हैं। ये सोचनीय है, क्योंकि आपका दूसरा, ये आपका सुबह में बहुत कुछ कोटेबल कोट था, गाली गलौज के पत्रकारिता का आपने, ये सब के द्वार से हम अंदर छिरना जाना नहीं है। और आपने अनुपम मिश्र के बात किए, और मैं याद करता हूँ चंद्रकिशोर जी जिसने आपको सुबह इंट्रोड्यूस किया, और मैं राजघाट से अनुपम मिश्र से मिलने के लिए गांधी पीस फाउंडेशन गए, लेकिन उस वक्त वो बीमार थे, और उसके बाद वो बीत भी गए। सब हमको उससे बाद उसके मिलने नहीं पाए। आई एम वेरी हैप्पी दैट यू रिमाइंड अस ऑफ सम अ ग्रेट साउथ एशियन and Indian such as Anupam Mishra. I was very happy for that. मेरा अब ज्योग्राफी की बात किया आपने ना, ज्योग्राफी और जियोपॉलिटिक्स को मिलाकर देखने हैं तो नेपाल में अधिकांश बौद्धिक को मान्यता ये है कि ये दक्षिण एशिया के कॉन्सेप्ट चाहिए, क्योंकि
पहले तो पूरी जिसको इंडिक सिविलाइजेशन कहते हैं और इंडिया कहते थे वो था, लेकिन नेपाल वो इंडिया से फॉर्मली तो कभी नहीं था क्योंकि नेपाल इंडिपेंडेंट था। तब भी बृहत दक्षिण एशिया तो इंडिया कहते थे सब कुछ। और जब इंडिया इंडिपेंडेंट इंडिया नेशन स्टेट बन गए और पाकिस्तान बन गए, तब क्या कहना है ये पूरी भाग को एक देखने के लिए, वो तो दक्षिण एशिया ही कहना चाहिए। लेकिन इंडियन इंटेलिजेंसिया में ऐसा एक मैं तो एक इसको कहता हूँ रोग है कि दक्षिण एशिया शब्द प्रयोग करने में वो एंटी इंडिया सोचते हैं, और इंडिया में ये इस नोट को फुकाना है। और आपको मेरा एक सुझाव होगा, साउथ एशिया के बारे में आप थोड़ा सा आपने कहा कि आप बहुत पढ़ने रुचि है जो है ही, आप ये भी स्टडी कीजिएगा दक्षिण एशिया के बारे में। जैसे इंडिया और पाकिस्तान बीच में, इंडिया और बांग्लादेश बीच में बार्ब वायर है, नेपाल और इंडिया बीच में ओपन बॉर्डर है, सॉफ्ट बॉर्डर भी नहीं है, ओपन बॉर्डर है। इसमें थोड़ा सा इंफॉर्मेशन कंट्रोल की समस्या और जाते आते कि इंफॉर्मेशन जो चाहिए वुड बी रिक्वायर्ड, तब भी एक सॉवरेन कंट्री और दूसरी सॉवरेन कंट्री रह रहे हैं विद ओपन बॉर्डर, ये अनुकरणीय है मेरे ख्याल में। लेकिन इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में ये सोच भी नहीं आ सकता है क्योंकि दक्षिण एशियाई भावना से नहीं सोच रहे हैं। और आगे ज्योग्राफी की बात, आज आप पाटन घूम रहे थे तो आकाश नील ब्लू था। और क्यों ब्लू था? क्योंकि 2-3 दिन आगे बहुत बारिश हुआ, नहीं तो यहाँ इतना हेज, नेपाली में हम तुवालो कहते हैं, इतना हेज था कि कुछ नज़दीकों के पहाड़ भी नहीं देखते कि हिमालय को बात छोड़ दीजिएगा। अब ये मेरा कहना है कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सब आप लोग की वजह से हुआ। आप लोग का मतलब इंडिया नहीं, आप गाज़ियाबाद के हैं। ये गाज़ियाबाद, नोएडा, कैपिटल रीजन, नेशनल कैपिटल रीजन, और हरियाणा, पंजाब, और उधर का पंजाब और सिंध, वहाँ से धुआं और धूल, डस्ट एंड स्मॉग आप लोग उत्पादन करते हैं, और इधर पश्चिमी हवा से इधर आता है, और इधर आने में हमारे टूरिज्म ध्वस्त हो गए, हिमालय नहीं देख पाएंगे, हमारे ग्लेशियर्स पीछे जा रहे हैं दिन पर दिन, और उसके बाद हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो पाए रहे हैं, और ग्राउंड वाटर रिचार्ज ना होने से बिहार में पानी नहीं पहुंच रही। ये सब ज्योग्राफी के बात है। अब आप बताइए, आपको भी थोड़ा सा ज्योग्राफी सीखना होगा। उसके लिए मैं हमेशा तैयार हूँ, लेकिन ये जो संकट है उसका रोल तो है, लेकिन सिर्फ उसी का रोल नहीं है। यहाँ का जो क्लाइमेट चैलेंजेस है, यहाँ भी ओवर कंक्रीट कंस्ट्रक्शंस हुए हैं। जो बागमती नदी और विष्णुपति नदी देखकर तो मुझे रोना आ गया कि इस शहर में नाले में बदल गई है एक नदी। तो वो स्थानीय कारण भी हैं, लेकिन हाँ, ज़रूर मेरा ध्यान आपने इस तरफ दिलाया, तो मैं यही सोच रहा था कि मैं सोचता था कि ये जो धुंध उठ रहा है यहाँ से छटता है तो फिर जाता कहाँ है। तो अभी तक हमारे देश की रिपोर्टिंग में ये बात आई कि कुछ समय कि वो आगरा तक पहुंच गया है या फिर लखनऊ तक पहुंच गया है, वहाँ भी एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब हो गया है और वहाँ भी हो गया है, लेकिन कोई नेपाल तक नहीं पहुंचा। तो नेपाल तक भी पहुंच जाएंगे। ये बहस हो रही है, पर अफसोस कि उस बहस में और सरकार कह भी रही है कि हम कुछ सलूशन करेंगे। दोनों ही, दिल्ली सरकार भी कहती है और केंद्र सरकार भी कहती है कि हम कुछ इस तरह का करेंगे कि जल्दी जल्दी कुछ कम हो, और वो हर नवंबर में उनकी टेस्टिंग हो जाती है। लेकिन ये बहस जो पिछले 3-4 साल से चली है, आई होप कि किसी ठोस नतीजे पे पहुंचे। और आप उससे पहले जो दिल्ली के नज़दीक हैं, जो दिल्ली के रहने वाले हैं, उनके जो फेफड़े खराब हो रहे हैं, उनको भी राहत मिले कम से कम। ऐसा नहीं है कि वो धुआं छट के इधर आ गया है तो उनके यहाँ बहुत हवा साफ हो गई है। वो हवा पहले उनके फेफड़े में जहर भरती है, फिर यहाँ आती है। तो कोई, और यहाँ जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो बाढ़ वहां आएगी और कुछ दिनों के बाद पानी ही नहीं मिलेगा वहां पे। तो हम दोनों तो, वो गाना ना, हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं जुदा जुदा, लेकिन वो अलग अलग जुदा जुदा के साथ साथ हम
इतना कुछ साझा है और वो साझेपन में बहुत खूबसूरती भी है। मैं नहीं चाहता कि भारत और नेपाल के बीच सीमाओं पर कभी कटीली तारे आए और ये खुलापन बना रहे, ताकि दो देशों के लोग, उसी देश के लोग जो पाकिस्तान और बांग्लादेश को लेकर दूसरे नजरिए से सोचने लगते हैं और पूरी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और हर समय एक युद्धरत डिबेट में, डिस्कोर्स में रहते हैं, जितनी लड़ाई सीमा पे नहीं होती। सीमा पे बहुत शांति है, बांग्लादेश और पाकिस्तान की सीमा पे बहुत शांति है, लेकिन टेलीविजन स्टूडियो में जाके देखेंगे तो लगेगा भारत और पाकिस्तान रोज ही लड़ रहे हैं। तो ये एक मानसिकता बना दी गई है। अच्छा है कि उनका ध्यान नेपाल की तरफ नहीं गया है और ये एक सद्भावना बनी रहे, एक दूसरे को जानने समझने का, घर के सदस्यों का, कि हम तो इसी तरह की आवाजाही वाला समाज रहा और वो तो पाकिस्तान का हिस्सा तो और भी ज्यादा रहा। लेकिन ये बात सही है, यहां मैंने कई लोगों से बातचीत करते समय दक्षेश को सुना, साउथ एशियन को या साउथ एशिया के कॉन्सेप्ट को सुना, वहां नहीं सुनाई देता है। ये अफसोस की बात है। लेकिन वहां दूसरा शब्द आजकल आ गया, अखंड भारत। अखंड भारत, वही तो 15 साल बाद बाकी देशों का क्या होगा वो तो मैं नहीं जानता हूं। अच्छा, अब तो लेकिन ये अच्छी बात है कि अगर हम इस साउथ एशियन कॉन्सेप्ट को बड़ा करते तो हिंदुस्तान हिंदुस्तान रहता, नेपाल नेपाल रहता, पाकिस्तान पाकिस्तान रहता, लेकिन लोगों के बीच में एक दूसरे को लेकर आत्मविश्वास ज्यादा होता और वो ये समझ पाते कि आप कितनी खूबसूरती से बता रहे थे कि यहाँ के मंदिरों में कर्नाटक केरल तक का रिश्ता है और उन सदियों का रिश्ता है जिन सदियों में रास्ते नहीं थे, पता नहीं लोग कैसे आते होंगे। तो अब तो ये चीजें बेहतर होनी चाहिए थी कि जिसमें हम थोड़ा हेल्दी सोसाइटी बने और थोड़ा जीवन को का लुत्फ भी उठाएं। ये कितना एक दूसरे से नफरत और अविश्वास करने में हम सदियां और गवाते रहेंगे। मेरे ख्याल में अब समय गुजर चुका है। आपने मैंने इतना बात किया कि प्रश्न के लिए समय नहीं है, मैंने सुना है। लेकिन इसके बाद आपको हम ड्रिंक्स के लिए रखेंगे, चाय के लिए। हाँ, वो बताना जरूरी है, वीडियो वायरल हो जाएगा। नेपाल में चाय को भी ड्रिंक कहते हैं। अच्छा। और पीने का चीज है ना, पेय पदार्थ है ही है। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि हम आज अब डायरेक्ट प्रश्न ऐसे ले नहीं पाए, लेकिन चाय के वक्त रवीश जी से आप डायरेक्ट प्रश्न कर सकते हैं और मेरे अपना बिगड़ता हुआ नहीं, बिगड़ा हिंदी के लिए माफ़ चाहता हूँ, क्योंकि टूटे फूटे ही है। और मैंने एक किताब के बारे में मैं आपको अटेंशन दिलाना चाहता हूँ। मेरा एक प्रश्न भी था, वो अभी मैं नहीं रखूँगा, लेकिन विषय था कि इतना छोटा सा किताब है, लेकिन इसमें बहुत सारगर्भित है, क्योंकि करंट इश्यूज अफ इन्डिया एकदम राम्ररी यसमा लेखिएको छ र यो चाहिँ नि हाम्रो उल्था गर्नुभएको छ। मैले बुझेसम्म उहाँ दार्जिलिङमा बस्नुहुन्छ। लेखनाथ छेत्रीजीले एकदम राम्रो गरी उल्था गर्नुभएको मुक्त आवाज, द वर्क बाई रवीश कुमार जी, लोकतंत्र, संस्कृति र राष्ट्रबारे। यसभित्र उन्होंने एक इंडिया के बाबा जी के बारे में एक चैप्टर था और मैंने सोचा कि थोड़ा सा कल्चरल बात भी करें इंडिया के बाबा जी के बारे में, क्योंकि उस बाबा जी का अनुयायी यहाँ भी है, लाखों है। तब आपका सोच क्या है वो आप के बाद चाय के वक्त पूछना, क्योंकि मैं अब समय नहीं है, मैं समय आपके लेना नहीं चाहता हूँ। इतना ही। मैं लास्ट में मेरा एक पैराग्राफ है रवीश जी को धन्यवाद देते हुए। भारत के सब कुछ अच्छे बात पत्रकारिता के या समाज के हम अनुसरण करें, लेकिन हमारे चिंता है कि भारत में आज से कल बिगड़ते हुए जो एक ट्रेंड है, उससे हम कुछ भी डेंजरस चीज़ नेपाल के लिए ना लिए। धन्यवाद।